नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बजट की तारीख पर चुनाव आयोग में सुनवाई आज। प्रक्रिया पर केंद्र देगा जवाब। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने की थी दखल की मांग। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा आलोक वर्मा को नहीं है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में आज तमिलनाडु बंद। ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। डीएमके और लेफ्ट का रेल रोको आह्वान। गृह मंत्री से मिलेंगे एआईएडीएमके सांसद। तोहफा नहीं, रिकॉर्ड के आधार पर मांग रहे हैं एनएसजी सदस्यता। भारत का चीन को जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने कश्मीर मुद्दा उठाने पर शरीफ की किरकिरी। और भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से मात। युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग में आज सुनवाई होगी। इस बारे में कैबिनेट सचिव आज जवाब देंगे। इससे पहले आयोग ने केंद्र से 2012 में आम बजट में देरी किए जाने संबंधित प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। साथ ही आयोग ने केंद्रीय बजट की तैयारियों से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी थी। दरअसल इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने ऐतराज जताते हुए आयोग से दखल की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि 2012 में हालात कुछ ऐसे ही थे और विपक्ष की आपत्ति के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार से बजट को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए चुनाव से पहले बजट का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह साफ किया था कि 1 फरवरी को ही आम बजट पेश होगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 67 सीटें हैं। दूसरे दौर के लिए पर्चे 27 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 15 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं गठबंधन को लेकर कल भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बारे में आज घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर दिन भर बैठकों का दौर चला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि आरएलडी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने कहा कि पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हम लोग का सीधा कांग्रेस का साथ बात हुआ। जो एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस का साथ ही होगा। फैसले पर पलटवार करते हुए आरएलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पे अगर कोई बात होती तो हम सांप्रदायिक दलों को हराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पर ये लोग कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उनके दबाव में आए हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी, इसे लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। ये तय है कि अमेठी और रायबरेली की 10 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भी विधायकों के साथ मुलाकात की।
इस दौरान राम गोपाल यादव, अजीज कुरैशी और किरणमय नंदा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि एक सकारात्मक गठबंधन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज होनी चाहिए, जो साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें और उत्तर प्रदेश का विकास करें। तो उस विषय पर बात चल रही है। इस बीच अतीक अहमद ने भी अखिलेश यादव को समर्थन की बात कही है। साफ सुथरी छवि उनकी है, हमारी वजह से कोई उनको परेशान न करे, कोई ऐसा वैसा सवाल न हो और वो मुख्यमंत्री बने, ये हमारी चाहत है। बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने में लगी हैं। चाहे सपा हो और सपा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति जनता में यही साबित करने में जुटा है कि हम ही भाजपा को रोक सकते हैं। यानी अपरोक्ष रूप से सब ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि भाजपा आने वाली है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 7 चरण में मतदान होना है। कांग्रेस तो यूपी में महागठबंधन चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आरएलडी से यूपी चुनाव में किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठजोड़ के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन गठबंधन में अगर उनकी पार्टी के वर्चस्व को कोई चुनौती मिलती है तो उससे वो समझौता नहीं करेंगे। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, ये तो तय हो गया है कि गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और एसपी ने भी अभी गठबंधन में और सीटों को लेकर ऐलान नहीं किया है। आज क्या उम्मीद करें, क्या रायबरेली और अमेठी की सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और आज इसकी घोषणा हो जाएगी? जी हाँ, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि ऐलान हो सकता है गठबंधन का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन लगातार बातचीत का दौर चला। सबसे बड़ा मुद्दा वही सीट शेयरिंग का था कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। तो 2 दिनों तक यही सब बातचीत चली। उसके बाद यह तय हो गया कि आरएलडी जो ज्यादा सीटें मांग रही थी वो इस गठबंधन में उसको जगह नहीं मिलेगी, और जो कांग्रेस चाहती थी महागठबंधन वो भी नहीं बन सकता, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा सीटें चाह रही थी। तो समाजवादी पार्टी ने खुद को 300 सीटों तक सीमित किया है और उसके बाद जो 103 सीटें हैं उसके लिए कांग्रेस को बोला। और अभी भी ये हो सकता है कि कुछ और दल अगर छोटे आना चाहें तो कांग्रेस की 103 सीटों में से उनको एडजस्ट किया जाए। ये तो है पहली बात। तो आज यहां पर लखनऊ में ऐलान हो सकता है इस गठबंधन का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। कांग्रेस के नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा जैसा आपने अमेठी और रायबरेली के बारे में कहा, अमेठी और रायबरेली दोनों में 5-5 विधानसभा सीटें हैं, तो उनमें यह समझौता हो गया है कि एक सीट अगर छोड़ दी जाए समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी वहां लीड रोल में थी, 4 सीटें रायबरेली की और 3 अमेठी की जीती थी। तो इसके लिए एक सीट यहां पर छोड़नी पड़ेगी, 5 सीट तो नहीं मिल सकती। तो ये बीच का रास्ता निकलेगा, जिसका ऐलान यहां पर आज हो सकता है। घोषणा पत्र के साथ उम्मीदवारों की सूची भी आज यहां लखनऊ में जारी होगी। जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि आज कम से कम ये ऐलान हो जाए। शुक्रिया पंचानंद इस बातचीत के लिए आपका। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान मणिपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। और उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 27 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों के लिए मतदान 15 फरवरी को होगा। मतदान के लिए राज्य में 10,854 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की टीम ने उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने देहरादून में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं की सुविधा का ख्याल रखने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली, क्या यहाँ पर मुख्य चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमने पूरे 2 दिन चर्चा करी उसमें मुख्यतः 3-4 चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विभिन्न माध्यमों से हमें मालूम पड़ा, वो है यहाँ पे शराब का वितरण और उसका दुरुपयोग हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। और तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर राज्य प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है कि वो आगामी 4-5 दिनों में
उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम कराएं और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और दूसरे राज्य से लोग आकर के यहाँ पर लोग उपद्रव या किसी प्रकार का विघ्न न डालें। 15 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। फरवरी ज्यादातर वहाँ बर्फबारी होती है, कई बड़े जिले ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होगी। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और इसके लिए क्या प्लान बनाया गया? हम चाहते हैं कि चुनाव के दिन हमारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और चुनाव के दिन हमारे वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसके लिए हमें राज्य प्रशासन ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सड़कें जो हिम प्रभावित हैं, जो बंद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, उनको क्लियर करने के लिए काफी मात्रा में उनके पास मशीनरी, संयंत्र और मजदूर अवेलेबल हैं। जहां से सूचना मिलेगी वो वहां पे जाके सड़क को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रही है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस के लोग बीजेपी में और खासतौर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कांग्रेस के, काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में। आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है या इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में एंटी डिफेक्शन एक्ट बना हुआ है। जो निर्वाचित नहीं है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। शुक्रिया सर हमसे थैंक बात यू करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, ये आयोग की कोशिश है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं। खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उस 3 सदस्यीय समिति के सदस्य हैं जिसने आलोक वर्मा के नाम को मंजूरी दी है। इस समिति में तीसरे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव नहीं है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक के तौर पर आलोक वर्मा की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक वर्मा फिलहाल दिल्ली पुलिस में बतौर पुलिस आयुक्त तैनात हैं। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कर्क रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर नजर आने वाली 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक। भूमध्य रेखा के समानांतर है ये काल्पनिक लकीर जो नहीं देती दिखाई। सीधी पड़ती है यहाँ सूरज की किरण, इसीलिए नहीं बनती किसी की परछाई। 21 जून को सूरज होता है इस रेखा के ठीक ऊपर। तब होती है एक खास बात। उत्तरी गोलार्ध में यह होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये रेखा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमिलनाडु में चौथे दिन भी जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। तमिलनाडु में कई संगठनों ने आज बंद बुलाया है जिसे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। डीएमके और वाम दलों ने आज राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार जल्लीकट्टू को पारंपरिक खेल बनाने के लिए कानून बना सकती है। जल्लीकट्टू से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है। चेन्नई के मरीना बीच पर गुरुवार रात लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। आज तमिलनाडु में कई संगठनों ने बंद बुलाया है जिसे विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान भी जल्लीकट्टू के समर्थन में आ गए हैं और आज उपवास रखने वाले हैं।
वहीं राज्य में आज कई कॉलेज बंद रहेंगे और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। तो मद्रास हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने आज अदालतों में कामकाज नहीं करने की घोषणा की है। So what happening here is banding Jallikattu is banding our initial. Our culture is Tamil. Our culture is Jallikattu. We born out of our culture. विपक्षी दल डीएमके ने भी आज राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया है। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य इस बारे में अध्यादेश ला सकता है, लेकिन राज्य सरकार इस पर खामोश है। डीएमके के अलावा कई दूसरे दलों ने भी जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई है। 1965 ஏற்பட்ட ஒரு மொழி போராட்டம் போல இன்னைக்கு மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. அந்த உணர்வு வந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த நிலை பாதி வந்துருச்சு. ஆக அதற்கு உடனடியாக இதை பரிசீலிச்சு அதுக்குரிய நடவடிக்கையை நம்முடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். In which Tamil youth have come forward to put forward the protection of the intrinsic culture of Jallikattu. The ball lies in government's court now and they must decide appropriately, ensuring respect for sentiments as also the necessary safety and safeguards in place. इस बीच एआईएडीएम के सांसद आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। इससे पहले अध्यादेश लाने की मांग को लेकर कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से प्रधानमंत्री ने इसमें असमर्थता जताई। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों में सहयोग का भरोसा दिया था। மத்திய அரசு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். For Jallikattu, we are in favor of Jallikattu, but at the same time, we are waiting for the judgment. So it means no ordinance right now. If we bring an ordinance, again the people will get stay from the court. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मरीना बीच में प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत में अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पर रोक लगाने के फैसले का तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कल घाटी में कश्मीरी पंडितों और दूसरे प्रवासियों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर संकल्प पारित किया। इसे सभी दलों के साथ का समर्थन मिला है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा से संकल्प पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 27 साल पहले घाटी से कश्मीरी पंडित, सिख समुदाय और कुछ मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसका एक रेजोल्यूशन जाए कि हम सब सियासत से ऊपर उठ के हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने लोग इन 27 सालों में मुश्किल हालात में जान बचाने के लिए निकले हैं, हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस तरह के हालात दोबारा बनाएं कि वो अपने घर वापस लौट सके। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने सदन में संकल्प लाए जाने की मंजूरी दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता ने सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया कि आज शायद पंडितों को कश्मीर की इतनी जरूरत नहीं जितनी कश्मीर को पंडितों की जरूरत है। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। तो इसके लिए जरूरी है एक डायलॉग हो, एक एनवायरनमेंट बने। 1990 में घाटी में आतंकवाद की शुरुआत के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापित होने को मजबूर हुए थे। तब से वे लोग जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भांगर में झड़प के दौरान मारे गए शख्स के परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। साथ ही प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। प्रस्तावित विद्युत ग्रिड परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को हिंसा भड़क गई थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद सरकार ने फिलहाल परियोजना रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि चर्च में दिया गया तलाक मान्य नहीं होगा। अदालत ने कहा है कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और डिवोर्स एक्ट 1869 को रद्द कर प्रभावी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को मान लिया जिसमें 1996 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ देश के वैधानिक कानूनों पर हावी नहीं हो सकते। चर्च की अदालत में पादरी की तरफ से तलाक और अन्य
डिक्रियां दी जाती हैं। याचिका में चर्च के तलाक को कानूनी मान्यता देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर देश को तकनीक से जोड़ने में अहम किरदार निभा रहा है। उन्होंने ये बात डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में आए जिला सूचना अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। साथ ही ये उम्मीद जताई है कि एनआईसी तकनीक को विकास से जोड़ने के लिए नए विचार के साथ आएगा और उसे हर जिले के लोगों के साथ जोड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 2 साल में करीब 42 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सेवाओं का डिजिटल वितरण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। एनएसजी में सदस्यता पर चीन के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया है कि भारत तोहफे के तौर पर एनएसजी की सदस्यता नहीं चाहता। विकास स्वरूप ने कहा कि भारत की दावेदारी परमाणु अप्रसार के शानदार रिकॉर्ड पर आधारित है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जाते जाते किसी को विदाई गिफ्ट के तौर पर एनएसजी सदस्यता नहीं दे सकते। इससे पहले ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि एनएसजी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की राह में चीन बाधा डाल रहा है। चीन एनएसजी में भारत की दावेदारी का लगातार विरोध करता रहा है। चीन के मुताबिक भारत की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने की वजह से विरोध किया जा रहा है। India is not seeking NSG membership as a gift. India is seeking it on its non-proliferation record. I, of course, cannot speak for other applicants. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने कश्मीर के मुद्दे को उठाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निराशा हाथ लगी है। कल स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से इस मामले में नवाज को कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। नवाज शरीफ ने गुटेरेस से कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सहित कई मुद्दों पर बातचीत के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शरीफ से कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील मुद्दों से पूरी तरह वाकिफ हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों को शरीक होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। इस दौरान उनके 20 मिनट के भाषण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन सज धज कर तैयार है। शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जानी मानी हस्तियों समेत करीब 90,000 लोगों के व्हाइट हाउस पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। समारोह में समा बांधने के लिए कंट्री सिंगर टॉबी कीथ, ऑस्कर विजेता जॉन वॉइट, ड्रीम गर्ल्स के स्टार जेनिफर हॉलिडे और डीजे रवि ड्रम्स जैसे दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि कुछ सितारों ने समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इससे पहले गुरुवार को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हर तरह से एकजुट रखने का वादा किया। उन्होंने देश की सेवा के लिए कड़ी मेहनत करने का भरोसा दिलाया। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहेंगे। वहीं जर्मनी में ट्रंप के कार्यकाल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। We all got tired of seeing what was happening, and we wanted change, but we wanted real change. And I look so forward to tomorrow. We're going to see something that is going to be so amazing. इससे पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने रूस के साथ संबंधों को लेकर सावधानी बरतने की नसीहत दी। ओबामा ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को तब तक नहीं हटाए जब तक रूस यूक्रेन की संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं रोकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटली के पहाड़ी इलाके पर बना होटल भूकंप और हिमस्खलन की वजह से पूरी तरह से बर्फ में दब गया है। अब ब्रुजो इलाके में बना रिगोपियानो होटल में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। होटल मलबे में तब्दील हो गया है। बचाव कर्मियों ने 2 शव निकाले हैं। अभी भी कई लोग होटल में फंसे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के वक्त होटल में 30 लोग मौजूद थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। भारी बर्फबारी की वजह से राहत के काम में दिक्कत आ रही है।
युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के शानदार शतक की बदौलत भारत ने कटक वनडे में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 381 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआत खराब रही। ओपनर राहुल 5 रन और शिखर धवन 11 रन पर आउट हो गए। विराट भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि शानदार शतक जड़े। युवराज ने 127 गेंद में 150 रन बनाए, जबकि धोनी ने 122 गेंदों में 134 रन की पारी खेली। केदार जाधव ने भी तेजी से खेलते हुए 10 गेंदों में 22 रन ठोक डाले। हमने कोशिश की कि हम एक 25 रन की पार्टनरशिप बनाएं, फिर 50 रन की। एक बार 50 रन की पार्टनरशिप हो गई तो उसके बाद हम चाहते थे कि हम थोड़ा गेम और लंबा लेके जाएं और 100 रन की पार्टनरशिप कोशिश करें, 75 to 100 रन। सो आई थिंक वंस दैट हैपेंड उसके बाद वी वर बोथ सेट। जवाब में इंग्लैंड ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 366 रन बना डाले। मॉर्गन ने आखिरी ओवरों तक जीत की उम्मीद को बरकरार रखा। मॉर्गन ने 102 और जेसन रॉय ने 82 रनों की पारी खेली। मोइन अली और जो रूट ने भी अर्धशतक बनाए, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके और भारत ने मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। We didn't produce our best performance or anywhere near our best performance with the ball this game on the last, which is disappointing. युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले पुणे वनडे में भी भारत ने जीत हासिल की थी। तीसरा और आखिरी वनडे नागपुर में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुरुवार को जयपुर में साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गीतकार गुलजार समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। डांस और म्यूजिक, राजस्थानी नृत्य और डिग्गी पैलेस की सजावट के साथ कुछ इसी अंदाज में 10वें साहित्य महोत्सव का आगाज हुआ। देसी अंदाज के साथ विदेशी धुनें भी खूब गूंजी। 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया। फेस्टिवल को गुलजार करने के लिए गीतकार गुलजार समेत कई साहित्यकार और बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कला संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। Do look forward to this. I do look forward to the coming together across the world. Wonderful writers and wonderful minds and also youngsters who you have made this space available to. देखो रुकोगे तो गिरोगे, न जाने कब तलाई फंस गई उसकी हजारों दूरियों में। साहित्य के इस महोत्सव में साहित्य प्रेमियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। साहित्य फेस्टिवल जयपुर में 2006 में शुरू हुआ था, तब से ये हर साल आयोजित हो रहा है। उत्सव 23 जनवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बजट की तारीख पर चुनाव आयोग में सुनवाई आज। प्रक्रिया पर केंद्र देगा जवाब। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने की थी दखल की मांग। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा आलोक वर्मा को नहीं है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में आज तमिलनाडु बंद। ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। डीएमके और लेफ्ट का रेल रोको आह्वान। गृह मंत्री से मिलेंगे एआईएडीएमके सांसद। तोहफा नहीं, रिकॉर्ड के आधार पर मांग रहे हैं एनएसजी सदस्यता। भारत का चीन को जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने कश्मीर मुद्दा उठाने पर शरीफ की किरकिरी। और भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से मात। युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।